नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पार्थिव अचीवर्स में। मैं मयंक प्रताप सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ आपको आपके साथ पॉलिटी की क्लास में। आज जो पॉलिटी के टॉपिक्स में हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पिछली की क्लास में जैसा कि हमने हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी एकत्र की थी पिछली 3-4 क्लासेस में, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ साथ हमने सब्जेक्टिव तरीके से समझा था किस तरह से हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का इतिहास किस तरह से डेवलप हुआ था। अब उसके आगे के क्रम में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से जो है संविधान आपका डेवलप होने के बाद पूरी तरह से फ्लोरिश हुआ था। संविधान किसी भी राष्ट्र की एक बैकबोन होती है, क्योंकि हर एक राष्ट्र किसी ना किसी नियमों के आधार पे ही अपना जो है दिनचर्या को चलाता है, क्योंकि नियम नहीं होंगे तो एक अनार्कल स्टेट की संरचना होने की संभावना बहुत ज्यादा हो सकती है। तो इस केस में हम यहाँ पे देखते हैं कि जो संविधान जो हमारे देश को एक थ्रेड से बांध के रखा हुआ है, जहां पर हम एक राष्ट्र ना होकर एक राष्ट्र की संकल्पना की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर हो पाते हैं, वो किस वजह से हो पाते हैं? वो एक ही वजह से हो पाते हैं क्योंकि हमारे पास एक ऐसा पवित्र पुस्तक है जिसके आधार पे हम अपने जीवन में होने वाली हर परिस्थितियों का सामना जो आसानी से कर सकते हैं। उसके सूत्रधार जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने इसका सूत्रधार किया था। चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आपका संविधान निर्मात्री सभा ने इस चीज को परिकल्पित किया था और किस तरह से ये एक पिक्चर में आई थी। इसके लिए जो है सबसे बड़ी बात जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की जाती है, लेकिन उससे पहले भी हम ऐतिहासिक तौर पे देखते हैं तो इन सब की बात के बारे में कैसे कैसे कब कब किसने किसने इसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा। संविधान सभा और संविधान सभा के बारे में बात करते हैं तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, इसकी परिकल्पना तो अन्य राष्ट्रों में पहले से हो चुकी थी। अगर विश्व के प्रथम संविधान सभा की बात करें तो ये 1987 में, सॉरी इधर बात करते हैं तो 1787 में ये यूएसए में फिलाडेल्फिया में पहली संविधान सभा आपकी बनी थी, सबसे पहली। कब? 1787 में। ठीक है, इसके बाद फ्रांस की संविधान सभा जो है उसके बाद बनी थी 1789 में, यानी 1789। ठीक है, नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस जिसे हम लोग बोलते थे, और ये फ्रांस की संविधान सभा थी। इसके बाद विश्व की सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया किसने दिया था? ये पर्सन थे, इनका नाम था हेनरी मैन, जो कि इंग्लैंड के थे। और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या भारतीय संविधान सभा की बात करें तो ये जो है ये पिक्चर में आई 1946 में। ठीक है, और किस तरह से आई इसके बारे में थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानते हैं और समझते हैं कि किस तरह से ये पिक्चर में आती है। ठीक है, इसके दो चित्र हैं अलग अलग। ये संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उनका जो ग्रुप फोटो है वो है, और यहाँ पे किस किस तरीके से राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, आगे और भी चीजें हम लोग देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, ओके। अगर हम बात करते हैं संविधान सभा की, तो संविधान सभा आखिर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक्चुअली क्या था, इससे पहले जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे पर इम्पोज किए गए थे, चाहे वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हो या ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आधार पर बनाए हुए जितने भी नियम थे वो हमारे पर थोपे जा रहे थे। और ऐसी कोई भी व्यवस्था जो बाहर से आई हुई हो और वो हमारे ऊपर अपने आधार पर नियम थोपे, वो एक अच्छी व्यवस्था का सूचक नहीं था। और क्योंकि नियम किसके लिए बन रहे थे? हम लोगों के लिए बन रहे थे, और अगर हम लोगों के लिए नियम बन रहे थे तो इसमें स्टेक जो होना चाहिए था वो हमारा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे स्टेक हमारा ना होके उनका होता था। उनके इंटरेस्ट को ही हम लोग
जो है फुलफिल करने के लिए उनके नियमों के आधार पर काम करते रहते थे। लेकिन इसके लिए सबसे पहली बात जिसने सोचा वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने औपचारिक तौर पे जो है सबसे पहले 1895 में सबसे पहले जो है इसके बारे में मांग की थी, जो स्वराज विधेयक था। इसमें अनौपचारिक रूप से एक मांग की गई थी कि एक हम ऐसी सभा बनाएंगे जो नियम कानून जो है भारतीयों के द्वारा बनाया गया हो और उसी नियम कानून के अनुसार हम अपनी राज व्यवस्था को चलाएंगे। ठीक है, इस केस में सबसे पहली मांग जो स्वराज विधेयक के थ्रू की गई थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ये मांग जो है अनौपचारिक थी। ठीक है, इसके बाद जो है 1918 में कांग्रेस अधिवेशन ने एक सेल्फ एक्सप्रेशन की मांग की थी। एक्चुअली क्या होता है, वर्ल्ड वॉर वन जो होता है इस समय जो है समापन के तौर पे होता है, और जो परिस्थितियां थी उस परिस्थितियों को देख के कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक डिसीजन लिया कि ऐसा है कि हम एक ऐसे अधिवेशन 1918 के कांग्रेस अधिवेशन की तरह उन्होंने एक सेल्फ एक्सप्रेशन की मांग की थी कि हम अपनी व्यवस्था अपने अनुसार परिकल्पित करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक व्यवस्था प्रोवाइड की जाए, जो कि उन्होंने मांग की थी आपका ब्रिटिश इंडिया से। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 1919 के एक्ट में इसे क्या किया गया, जो ये मांग थी किसकी, सेल्फ एक्सप्रेशन की, ठीक है, मांग थी, इसको अस्वीकार कर लिया गया। मॉन्टेग्यू चेंज फॉर रिफॉर्म में जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें इसको क्या किया गया, अस्वीकार कर लिया गया। अब जब बात अस्वीकार कर ली गई तो ब्रिटिश, और किसने किया था, ऑब्वियसली कौन करेगा, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सामने ये बात रखी गई थी, जो भारत सचिव उस समय का था उसके सामने ये बात रखी गई, तो उसने कहा, मॉन्टेग्यू ने कहा कि ऐसा है, हम नहीं मानने वाले। सॉरी, उसने तो फॉरवर्ड किया था, लेकिन वहां की संसद, जो ब्रिटेन की संसद थी, उसने कहा हम नहीं मानने वाले, हम तुमको कैसे अधिकार देते कि तुम अपने लिए खुद कानून बनाओगे, तुम अपने अनुसार खुद राज करोगे, हम बनाएंगे कानून और उसी के अनुसार हम तुम पर राज करेंगे। ये व्यवस्था वो चालू करना चाहते थे, लेकिन ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है, क्योंकि बहुत विषम परिस्थितियां धीरे धीरे ब्रिटेन में भी आने लगती हैं, जिसकी वजह से और अलग एक माहौल बनता है। लेकिन उस माहौल को ना देखकर हम आगे बढ़ते हैं और इधर देखते हैं कि हमने कहां कहां पे किस किस तरीके से इस संविधान सभा की मांग हिस्ट्री के कुछ 50 सालों पहले कैसे स्टार्ट की थी। तो उसमें 1922 में महात्मा गांधी ने जो है अपनी एक यंग इंडिया मैगजीन के द्वारा, एक यंग इंडिया नाम की एक जो पत्रिका निकालते थे, उस पत्रिका के द्वारा इन्होंने कहा कि देयर शैल बी अ असेंबली, एक सभा ऐसी होनी चाहिए जिसमें इंडिया के लिए नियम जो है इंडियंस के द्वारा बनाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात जो है 1912 में महात्मा गांधी ने अपनी यंग इंडिया मैगजीन के थ्रू की थी। ठीक है, इसके बाद 1934 में जो है आपका जो ऑफिशियल डिमांड थी, जिसको ऑफिशियल डिमांड बोलते हैं, वो एक सोशलिस्ट लीडर थे, हमारे साम्यवादी नेता, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट लीडर। ठीक है, ये कौन थे आपके, ये थे एमएन राव जी। ठीक है, उससे पहले एक और चीज जो मैं मिस आउट कर गया, यहां पे मोतीलाल नेहरू, मुंबई अधिवेशन था 1924 का। एक्चुअली इन्होंने स्वराज ग्रुप उस समय बना लिया था, 1923 से लेकर 1925 तक इन्होंने स्वराज ग्रुप, एक स्वराज पार्टी के वो किया था, क्योंकि पावर वैक्यूम डेवलप हो गया था। अगर आपको याद होगा तो चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड के बाद अंग्रेजी हुकूमत के लिए जो चलाया गया असहयोग आंदोलन, जो 1920 से लेकर 1922 तक चला था, उस 1922 तक चले आंदोलन में जब ये चौरी चौरा हत्याकांड होता है, तो उसके पश्चात जो होता है चौरी चौरा एक्शन, जिसे हम लोग अब हमारे जो है यूपी के सीएम के द्वारा उसे चौरी चौरा एक्शन के नाम पे बोला जाता है। तो जो चौरी चौरा एक्शन हुआ था, वो एक्शन हुआ था आपका 1922 में। उसके बाद गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, उसके विरोध में इन्होंने यह एक अपनी नई पार्टी की रचना की थी, जिसमें सीआर दास थे और उसके साथ साथ आपका मोतीलाल नेहरू जी थे। तो मोतीलाल नेहरू जी ने जब अपनी बात मुंबई अधिवेशन जो 1924 का था, ठीक है, उसमें मोतीलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा की मांग कर दी थी 1922 में, जहां पे यंग इंडिया मैगजीन के द्वारा गांधी जी संविधान सभा की मांग कर देते हैं। उसी प्रकार जो 1924 में मोतीलाल नेहरू
भी बंबई अधिवेशन में इसकी डिमांड करते हैं, उन्हीं को फॉलो अप करते हुए। इसके बाद जो ये सारी तो अनऑफिशियल डिमांड थी, यानी अनौपचारिक रूप से कहीं ना कहीं एक संविधान सभा की बात की जा रही थी, लेकिन जो मेन मसला जो यहाँ पे खत्म होता है और जो ऑफिशियल डिमांड आती है वो हमारे एमएन राव के द्वारा आती है। ये एक सोशलिस्ट लीडर थे, एक सोशलिस्ट लीडर थे, ठीक है। सोशलिस्ट लीडर, कम्युनिस्ट लीडर जिसे बोलते हैं, ये वो लीडर थे, ठीक है, जो एक साम्यवादी विचार है, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी के जनक थे। इसे लेफ्ट विंग भी बोला जाता है, जो इगैलिटेरियन सोसाइटी, एक समतावादी समाज की रचना के बारे में बात करते हैं। उन्होंने ये डिमांड की थी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1934 में ही जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी इसके बारे में डिमांड कर दी थी। और इसके बाद क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में एक औपचारिक मांग होती है। ऑब्वियसली क्या होता है, उस समय वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो जाता है और क्या होता है कि आपका ब्रिटिशर्स जो होते हैं चाहते हैं कि इंडियंस जो है इस वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करें। लेकिन उस समय तक स्ट्रांग फोर्ट बन चुकी होती है, क्योंकि आपका अगर मैं बात करूं तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आ चुका होता है और उसके द्वारा जो है प्रोविंशियल लेवल पे ऑटोनॉमी डेवलप हो चुकी होती है। जब प्रोविंशियल लेवल पे ऑटोनॉमी डेवलप हो चुकी होती है तो उसके आधार पे ये होता है कि जो अब पावर है वो आपकी हाथ में आ जाती है, किसके, आपकी आ जाती है प्रोविंस के हाथ में, कांग्रेस के हाथ में। जब कांग्रेस के हाथ में पावर आ जाती है तो इसके बाद क्या होता है कि जब इंडियंस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका शामिल किया जाने लगता है वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके विरोध में जो है खड़ी होती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी और वो कहती है कि ऐसे नहीं कर पाएंगे। उसी बीच में जो है एक ऑफिशियल डिमांड होती है, जो कि एक न्यूज़पेपर होता है न्यू हेराल्ड नामक एक न्यूज़पेपर के द्वारा जो है ये डिमांड करते हैं। और इसके साथ साथ ये कहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होंगी जिसके मेंबर्स चुने जाएंगे, वो एक एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा चुने जाएंगे, यानी एक वयस्क मताधिकार प्रक्रिया के थ्रू जो है उसके मेंबर्स चुने जाएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू उसके मेंबर्स चुने जाएंगे। और वो कमेटी जो है भारत के लिए एक कानून, एक नियम, एक संविधान का निर्माण करेगी, ठीक है। तो इस वजह से 1938 में किसके द्वारा, न्यू हेराल्ड के थ्रू जो है जवाहरलाल नेहरू की डिमांड होती है। और अगर हम बात करते हैं तो उस केस में अगर हम देखते हैं तो संविधान सभा की जो पहली मांग थी वो किसने की थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं, एग्जाम में ये डायरेक्टली आपका एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कि आपकी संविधान सभा की पहली मांग कब होती है, 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होती है। उसके बाद औपचारिक मांग, जैसे कि हमने बात की थी, औपचारिक मांग किसने की थी, एमएन राव ने की थी। इनका पूरा नाम क्या, मानवेंद्र नाथ राम, ठीक है, राम नहीं राव, ठीक है, मानवेंद्र नाथ राव था, ठीक है। औपचारिक मांग 1934 में होती है एमएन राव के थ्रू, और अनौपचारिक मांग जो होती है वो 1895 में होती है, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से ये और डेवलप होता है। ठीक है, अब बात होती है थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम 1938-1940 में पहुंच चुके होते तो अगस्त ऑफर आता है 1940 में, उसमें बोलते हैं कि हाँ देखो हम तुम्हें एक मौका देंगे, हम एक डोमिनियन स्टेटस का मौका तुम्हें देंगे और ये सब डिफाइन होगा कि तुम किस तरह से रूल करोगे, ये हम फर्दर डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी क्या करो, इंडियंस को अलाउ करो कि वो जाके और वर्ल्ड वॉर सेकंड में पार्टिसिपेट ह्यूज नंबर में करें, ठीक है। अगस्त ऑफर के थ्रू आता है और वो सारी डिमांड्स को मांगने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। 1942 में एक मिशन भी भेजा जाता है क्लेमेंट एटली के द्वारा, जो है क्रिस्ट मिशन, ठीक है। उस क्रिस्ट मिशन में भी जो है आपका 8 अगस्त 1942 को जब क्रिस्ट मिशन आता है तो वो अपने पर्पस को फुलफिल नहीं कर पाता है। रीजन क्या होता है, वो भी ये फ्यूचर की है, एक ब्लैंक चेक, जो पोस्ट डेटेड चेक की बात करता है कि भाई आज तुम मेरे सपोर्ट में आ जाओ, मैं कल तुम्हें वो चीज दे दूंगा जो तुम चाहते हो, ठीक है। ऐसी व्यवस्था और इस तरह की बात जो है वो करते हैं, जिसको इंडियंस अस्वीकार कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम कुछ अब तुम्हारे आश्वासन पे नहीं आने वाले, अब जो हम करेंगे वो सोच समझ के करेंगे, अपने तरीके से करेंगे और अपने तरीके से तुमसे करवाएंगे, ठीक है। इस व्यवस्था को डेवलप किया जाता है। और हम बात करते हैं तो ब्रिटेन
का इलेक्शन जो होता है 1945 में होता है। 1945 में जब ब्रिटेन का इलेक्शन होता है उस समय जो आपका कंजर्वेटिव पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आपका विंस्टन चर्चिल होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो उनके वर्सेस जो होता है वो होता है आपका लेबर पार्टी। लेबर पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होते हैं वो होते हैं क्लेमेंट एटली, और अंततः सरकार किसकी बनती है? क्लेमेंट एटली की। क्लेमेंट एटली थोड़ा सा पीस लविंग पर्सन होते हैं और ये चाहते हैं एक हार्मोनी। एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है कई फ्रेंड से जो है ब्रिटेन पिट चुका था और इस वजह से ब्रिटेन का ह्यूज लॉस हो रहा था। वो अपनी कॉलोनीज को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, साथ साथ अपने खुद के एग्जिस्टेंस के लिए भी स्ट्रगल कर रहा था। अब वो जहां जहां पे रेवोल्यूशन हो रहे थे उसको मैनेज करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। इस वजह से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी चाहते थे कि अब वो कंसंट्रेट करना चाहते थे कि अपनी कंट्री को और अपने लोगों को, इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग द अदर कॉलोनीज, यानी जितने भी आपके उपनिवेश थे उनको संभालने के बजाय वो चाह रहे थे कि अपनी कंट्रीज को पहले हम विथहोल्ड करें और उस चीजों पे। और बहुत सारे फैक्टर्स थे जो कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो क्लेमेंट एटली की सरकार बनती है, पीएम बनते हैं क्लेमेंट एटली, ठीक है। और ये क्या भेजते हैं? आपका वॉवेल प्लान, ठीक है। ये वॉवेल प्लान भेजते हैं 1945 में, और जब वॉवेल प्लान आता है 1945 में आपका वॉवेल प्लान भेजा जाता है 1945 में, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है 1946 में फिर आता है, 1946 में वॉवेल प्लान भी आपका कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान भेजा जाता है। जो कैबिनेट मिशन प्लान होता है उसमें आपके 3 मेंबर होते हैं, पास के ही 3 मेंबर होते हैं। पास का मतलब जो ये आपका एक तरीके से शॉर्टकट है याद करने के लिए कि कैबिनेट मिशन प्लान में कौन कौन थे, तो वो थे आपके पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। लॉरेंस जो भारत मंत्री थे, यानी आपका इंडियन मिनिस्टर या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। उसके बाद क्या था? एवी अलेक्जेंडर थे, एवी अलेक्जेंडर थे जो कि नेवल मिनिस्टर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और एस स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है, जो कि आपका क्रिप्स मिशन में जो लीडर अध्यक्ष बन के आए हुए थे। वो 1946 में फिर से आते हैं कैबिनेट मिशन प्लान में और ये फिर से पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे जो कि व्यापार मंत्री के तौर पे आए हुए थे, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं और घोषणा क्या होती है? कैबिनेट मिशन के प्लान के थ्रू जो एक घोषणा होती है जो है 16 मई 1946 में, उसमें क्या होता है? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बनेगी, जो कि एक्चुअली क्या होता है, एक स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करना होता है कि आप काम कैसे करेंगे। आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बना ली लेकिन आप काम कैसे करेंगे, तो उसका खाका जवाहरलाल नेहरू ने पहले से तैयार किया हुआ था जब ये कैबिनेट मिशन प्लान आया था कि हमको काम कैसे करना है। इसके लिए हमें पहले से मिनिस्टर्स बनाने हैं, चीजें बनानी है, क्योंकि अगर हम ये पहले से स्ट्रक्चर नहीं बनाए होंगे तो हम क्या बैठ के वहां पे बातचीत ही करेंगे आपस में, एक दूसरे से क्या चोर पुलिस ही खेलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, ये खाका पहले से बनाए हुए होते हैं कि हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, जैसे ही कैबिनेट मिशन प्लान अप्रूव होगा वैसे ही क्या करेंगे, हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। और अगर हम संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा में जो जो इंक्लूड था उसमें ब्रिटिश प्रांत थे और प्रिंसली स्टेट थे, यानी ब्रिटिश प्रांत थे, राजा रजवाड़े थे और कुछ कमिश्नर स्टेट थी, ठीक है। ये कैसी थी, आगे चलते हैं और देखते हैं। आपका बात करते हैं संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो इसमें कितनी सीट्स थी? 389 थी, 389 सीट्स थी टोटल, ठीक है। उसमें जो है 292 जो सीट्स थी वो ब्रिटिश प्रोविंस की थी, 4 जो सीट थी वो कमिश्नरी थी, ठीक है, कमिश्नरेट थे। अब ये कमिश्नरेट कहां कहां पे थे? एक तो अजमेर में थे, कहां पे? एक अजमेर में थे, एक बलूचिस्तान में था, एक कुर्ग में था और एक दिल्ली में था। ये 4 कमिश्नरेट थी। 4 कमिश्नरेट एग्जिट करे थी, याद करना ABCD है और आसानी से याद कर लोगे ये कमिश्नरेट कैसे थी, ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और
आपका दिल्ली, ठीक है। और इसके साथ साथ 93 प्रिंसली स्टेट, अगर इसका सम करोगे तो 389 आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से चुनाव हुआ था। तो जो हमारा ये संविधान सभा बनी थी, इसके लिए एक चुनाव होता है, ठीक है, संविधान सभा। अब यार सबसे बड़ी बात ये आती, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो प्रत्यक्ष रूप से हुआ था या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से होने का मतलब ये होता है कि हम तुम और जितने लोग पूरे के पूरे रहते हैं इस भारत देश में, या उस समय ब्रिटिश प्रोविंस और साथ साथ प्रिंसली स्टेट में, तो उस समय क्या डायरेक्टली सबको वोटिंग राइट दे दिया गया था? नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं था। किसी को वोटिंग राइट पूरी तरीके से दिया ही नहीं गया था। वहां पे भी क्या हुआ था? इनडायरेक्ट तरीके से हुआ था। जैसा कि हमारे यहाँ आज जो है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन होते हैं, आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे यहाँ होता है, ठीक है। इस केस में अगर हम देखते हैं तो जो चुनाव संविधान सभा का हुआ था वो भी कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। संविधान सभा का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। प्रांतीय सभा के 1585 सदस्यों ने संविधान सभा के 296 सदस्यों को निर्वाचित किया था। प्रांतीय विधानसभा में, जो प्रांतीय विधानसभा थे, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थे, वहां पर कितने लोग थे? 1585 लोग थे। उन लोगों ने कितने लोगों को चूज किया था? 296 सदस्यों को चूज किया था। और प्रिंसली स्टेट ने अपना रिप्रेजेंटेशन अपने तरीके से दिया था, जिसमें 10 लाख की स्ट्रेंथ पे एक बंदा उन्होंने भेजा था। ये भी इनडायरेक्ट तरीके से था, ये भी एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से इस व्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक है। और इसमें देखते हैं तो सीटों की संख्या क्या थी भाई। ये सीटों की संख्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस के फॉर्म में जो है आपके एग्जाम में आ जाती है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। सामान्य जनरल सीट थी आपकी 213, मुस्लिम की 79, सिख की 4, महिला कितनी थी? 15 महिला थी, एससी की आपका 26 और एसटी की 33, टोटल मिला के कितनी हो गई? 389, जिसमें निर्वाचित आपके 296 और मनोनीत आपके 93। मनोनीत का मतलब होता है कि आपका नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। नॉमिनेटेड मतलब कि भैया तुम ना जानो ना हम जाने, हमारा राजा जाने देगा कि वो क्या करेगा, वो किसको भेजेगा, उसकी मर्जी है। तो रजवाड़े कितने थे, यानी देसी रियासतें कितनी थी? 93 थी। तो कितने मनोनीत लोग होंगे? 93 होंगे। जैसे राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करता है ना। आपको भी पता होगा कि राष्ट्रपति जो है 12 लोगों को मनोनीत करता है, जो स्पेशल क्वालिफिकेशंस रखते हैं, चाहे वो संगीत में हो, लिटरेचर में हो, ठीक है, सोशल सर्विस में हो, ठीक है, सामाजिक कार्यों में। इन सारे कार्यों में जो अपना एक प्रकार विद्वान होते हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को मिलता है। राज्यसभा में ऐसा रिप्रेजेंटेशन मिलता है, राष्ट्रपति उनको चुन के भेजता है। और सिमिलरली जो है राज्यपाल जो है राज्य विधानसभा में भी भेजता है सिमिलर। और यहाँ पे जो हुआ था, यहाँ पे देसी रियासतें ऐसा कर रही थी, वहां चुनाव ना होके राजा जो था उस समय का एग्जिस्टिंग रूलर जो भी था, जिस देसी रियासत का था, वहां पे 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक बंदे को उसके भेजने का अधिकार था और उसने भेजा था, ठीक है। उसके बाद जो निर्वाचित होने की बात की गई है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की बात की गई, जिसमें से 1585 मेंबर्स जो मैं बता रहा था कहां से थे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थे वो। उनमें से 296 लोग निर्वाचित किए गए थे। तो इसके बाद क्या होता है कि जब ये चुनाव होता है तो उसमें जो है कांग्रेस के कितने? 208 सीटें जीतते हैं कांग्रेस के लोग। मुस्लिम के 73, यूनिस्ट पार्टी जो होती है उसका 1, कृषक प्रजा पार्टी होती है, ठीक है, कि 1 मुस्लिम पार्टी, 1 अनुसूचित पार्टी, 1 शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, 1 सिख समुदाय, 1 सामवादी दल, 1 और निर्दलीय 8। ऐसे में इनका जो होता है सीटों का अलग अलग बंटवारा होता है, जो अलग अलग तरीके से जीतते हैं। अब एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा, आपके माइंड में क्या एग्जाम में भी आता है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये बताओ क्या रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स और हिंदू का ही था? कहां पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में या चुनाव में जो जीतने वाले लोगों का था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहां रिप्रेजेंटेशन हर कास्ट का था, साथ साथ हिंदू में भी एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का भी रिप्रेजेंटेशन यहां पे पूरी तरीके से था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संविधान सभा
में एकमात्र सामवादी नेता कौन थे? तो वो थे सोमनाथ लाहिड़ी। ठीक है, संविधान सभा में एक सामवादी नेता चुने गए थे, सामवादी दल के नेता, तो वो सोमनाथ लाहिड़ी थे। संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। ये सेंटेंस एग्जाम में कम से कम नहीं 100 से 200 बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में, एमटीएस से लेकर यूपीएससी तक के एग्जाम में ये पूछा गया है कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। ये कथन किसके द्वारा बोला गया है? तो ये कथन जो बोला गया है वो किसके द्वारा बोला गया है? गुलिवर ऑस्टिन के द्वारा, संविधान सभा। ठीक है, गुलिवर ऑस्टिन। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संविधान सभा के एकमात्र पारसी नेता कौन थे? तो ये थे एचपी मोदी जी। कौन थे? एचपी मोदी, एकमात्र आपका नेता थे। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को तो दिमाग में बिल्कुल चिपका लीजिए, बिल्कुल चिपका लीजिए अपने दिमाग में। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत डायरेक्ट तरीके से आते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीट का विभाजन। देखो ऐसा होता है कि भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली, इंटरिम गवर्नमेंट तुमने बना ली, अंतरिम सरकार बना दी, दो राष्ट्रों को चलाने के लिए एक ही अंतरिम सरकार रहेगी क्या? ठीक है, और संविधान सभा जो बननी है क्या दो राष्ट्रों का संविधान बनाएगी क्या? जबकि दो राष्ट्र की थ्योरी पहले से ही प्रतिपादित हो चुकी है, दो राष्ट्र तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो क्या ऐसी व्यवस्था चलने वाली थी? ऐसी व्यवस्था नहीं चलने वाली थी। तो क्या होगा? ऑब्वियसली विभाजन तो होना ही था और ये विभाजन होता है। तो अब क्या आता है? 300 जो टोटल सीट थी 389 थी और प्रिंसली स्टेट जो आपका विभाजन से पहले की स्थिति में बता रहा हूं, तो विभाजन की पहले की स्थिति क्या थी कि जो टोटल सीट थी वो थी 389 और उन टोटल सीट्स में 389 सीट्स में के साथ साथ जो 93 जो प्रिंसली स्टेट की थी टोटल। और कैसे हुआ था? इसमें ब्रिटिश प्रोविंस के ये 4 ब्रिटिश प्रोविंस और उसके बाद कमिश्नरेट 4, 296 प्लस 93 ये टोटल मिला के होते थे 389। अब इसके बाद क्या होता है कि जब आपका पाकिस्तान बन जाता है और दो नेशन थ्योरी डेवलप हो जाती है तो उस तरीके से क्या होता है, आपका सीटों के बंटवारे के बाद अब सीट्स कितनी बनती है? विभाजन के बाद कितनी बचती है? 299, जिसमें कमिश्नरेट की संख्या कितनी हो जाती है? 3। पहले कितनी थी? 4 थी। अगर याद करो तो इसमें क्या था? A B C D था। तो ए में क्या था? अजमेर था। बी में क्या था? बलूचिस्तान था। बलूचिस्तान था। ये कहां चला जाता है? ये आपको पता है, ये आपका जो 5 प्रोविंस हैं आपके पाकिस्तान के, उनमें से एक प्रोविंस जो बलूचिस्तान होता है वो पाकिस्तान यानी ऑब्वियसली मुस्लिम लीग के खाते में चला जाता। तो बस्ते कितनी है? 3 बस्ती, 4 - 1 = 3। देसी रियासत कितनी होती हैं? अगर हम बात करें तो 23 देसी रियासतें चली जाती हैं आपका मुस्लिम लीग में, बस्ती हैं हमारे पास 70। और ब्रिटिश प्रांत कितने बसते हैं? अगर हम टोटल देखते हैं तो 292 ब्रिटिश प्रांत होते हैं, उनमें से जो है आपका 226 हमारे पास बसते हैं। तो टोटल अगर इसकी काउंटिंग करेंगे तो 299 यानी 389 से जो होता है गिर के सीटें कितनी हो जाती है हमारे पास? 299 यानी एक कम 300। 13 शतक लगाने से एक रन कम या एक सीट कम। ठीक है, लेकिन इतना भी हमारे लिए बहुत होती है। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ और स्पेसिफिक चीजें जानते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी संविधान सभा के लिए। ठीक है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो कुल संख्या थी 15। टोटल संख्या अगर कोई पूछेगा कि महिलाओं की संख्या कितनी थी तो वो 15 थी। ठीक है, प्रथम बैठक में कुल संख्या, जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी आपको भी पता है, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो उसमें कितनी थी? 10। प्रथम बैठक में कुल संख्या कितनी थी? 10 थी। अंतिम बैठक में कुल संख्या आपका जो लास्ट बैठक हुई थी, लास्ट बैठक कब हुई थी आपकी? 26। जो लास्ट बैठक हुई थी वो आपकी हुई थी 26 नवंबर, आई थिंक 26 नवंबर या 24 नवंबर है, 24 जनवरी, दोनों में से कंफर्म करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, लेकिन मुझे जैसा कि दिमाग से आ रहा है कि 26 नवंबर 1949। ठीक है, जब आपका अंगीकृत किया गया था संविधान को, तब से। ठीक है, वो लास्ट मीटिंग थी। उसके बाद अंतिम बैठक हुई थी, इसमें कुल संख्या 8 थी। इसका एकमात्र मुस्लिम महिला जो थी वो थी बेगम एजाज रसूल। कहां की रहने वाली थी उस समय? उत्तर प्रदेश की।
उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। ठीक है, दूसरा जो है देसी रियासत में एकमात्र महिला कौन थी? एनी मस्करिनी थी, जो कि त्रावणकोर की थी। त्रावणकोर की थी। कहां की थी? त्रावणकोर की रहने वाली थी। ठीक है, और एकमात्र ऐसी महिला थी, शेड्यूल कास्ट महिला, आपका अनुसूचित जाति की महिला थी, वो थी दच्छाबनी बेलामुगन। कहां की? मद्रास की रहने वाली थी। अंतिम रूप से कितनी महिला ने जो है आपका हस्ताक्षर किया था? तो वो 8 महिलाओं ने किया था, क्योंकि लास्ट में अंतिम बैठक में कुल कितनी महिला थी? 8 ही महिला थी, तो वो 8 ही महिलाओं ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। लेकिन कुल महिलाओं की संख्या अगर पूछता है तो 15 थी। पहली बैठक में कितनी महिलाएं थी? 10 थी। और जब अंतिम बैठक हुई थी तो उसमें कितनी महिलाएं थी? 8 महिलाएं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जो ये सरकार बनी थी, अंतिम सरकार, इसकी पैरेलल में एक सरकार बनी थी, अंतिम सरकार। इसका गठन हुआ था कब? 2 सितंबर। ये एक एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम सरकार की गठन की डेट क्या है? 2 सितंबर 1946। अध्यक्ष कौन थे? वेबल थे, क्योंकि उस समय अंतिम सरकार के लिए जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसमें वेबल भी शामिल थे। तो वेबल जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं। उपाध्यक्ष कैसे बनाया जाता है अंतिम सरकार का? जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष आपके दिमाग में आएगा अंतिम सरकार थे, फिर प्राइम पीएम जो बने थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे, तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई अध्यक्ष कौन होना चाहिए? भाई अध्यक्ष होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू, अगर पढ़ा नहीं होगा अच्छे से। ठीक है, लॉजिक लगाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि नकल करने के लिए लॉजिक नहीं लगाओगे। नकल इन द सेंस की आपका तुक्का मारने के लिए, मैं नकल ना बोल के उसे तुक्का बोल सकता हूं, तो तुक्का मारने के लिए आप ये कर सकते हो, लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, बात यहां पे आता है कि उपाध्यक्ष कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। ये कितने था? 15 सदस्यों का मंत्रिमंडल था। ठीक है, अब इसमें जो कथन मैंने अभी आपके बारे में बोला है कि अंतिम सरकार के बारे में क्या बोला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, कि एक देश की सरकार को दो राष्ट्र चला रहे थे। एक देश की सरकार को 2 राष्ट्र चला रहे थे, यानी 2 राष्ट्रों के लिए एक देश की सरकार चल रही थी। ठीक है, ये एक तरह का सरकास्म था, एक तरह का व्यंग्य मारा था, जो कि आपका डॉक्टर अंबेडकर ने मारा था। किसके लिए मारा था? मुस्लिम लीग के लिए मारा था। ठीक है, जाओ जिन्ना, और तुमको भी हम ही कंट्रोल कर रहे हैं। तुम बहुत चिल्लाते हो कि मुस्लिम लीग, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कर तो हम ही रहे तुम्हारे लिए। तब उनको समझ में आया कि भाई इनसे करवाएंगे तो फिर क्या हमारा मतलब है, हम क्यों लड़ रहे हैं इधर उधर। ठीक है, तो एक अलग राष्ट्र बनने के लिए और भी सारी व्यवस्था उनको करनी थी भाई, की तो थी, लेकिन जहां हमारा संविधान हमको 1950 में मिल जाता है, वहां इनको संविधान मिलते मिलते 1971 हो जाता है। ठीक है, इनका संविधान बना 1971-72 में। ठीक है, और हमारा संविधान 1950 में लागू हो गया। ठीक है, संविधान सभा की बैठक कितनी हुई थी? अब ये थोड़ा सा फैक्चुअल फेज है जिसको हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा की बैठक कितनी बार होती कि तो ये जो थे बैठक, मतलब बैठते हैं, सत्र अलग होता है, बैठक अलग होती है। बैठक का देश में होता है कि कितने दिन तक बैठक हुई थी। ठीक है, तो वो 167 डेज। सत्र कितने होते? सत्र होता है कि एक बैठक के बीच में, जैसे मानसून सत्र हो गया, ठीक है, विंटर सेशन हो गया, मानसून सेशन हो गया, होता नहीं है संसद का, तो उसी तरह से यहाँ पे सत्र। तो कितने हुए थे? 12 सत्र हुए थे। पहली बैठक की बात करते हैं तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। बच्चे को पता होगा, जिसने भी पॉलिटी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है संविधान सभा की, और केंद्रीय सभा में होती है। कहाँ? सेंट्रल हॉल में। जो पुरानी हमारी पार्लियामेंट है, अब तो नई पार्लियामेंट बन चुकी है। ठीक है, कमेंट में कीजिएगा कहां बनी है, किसने बनवाई है, कब बनी थी, ये सारी चीज हमें कमेंट में आप अपने कमेंट के थ्रू प्रेषित कीजिएगा। ठीक है, दिल्ली में 11 AM पे। ठीक है, ये पहली बैठक हुई थी। प्रथम बैठक में कुल सदस्य कितने थे? 207 लोग थे। कितने थे? 207। प्रथम बैठक, प्रथम सत्र में कुल सदस्य कितने थे? पहले सत्र में मतलब जो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी 2-4 दिन 10 दिन के लिए जब पहला सत्र चला होगा, तो उसमें कितने टोटल मेंबर्स हुए होंगे? तो पहली बैठक में तो 207 लोग आए थे, जो 9 तारीख को हुई थी। तो उसके बाद कितने आए थे? 211 हो गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथम सत्र 9 दिसंबर 1946। कुल बैठक कितनी हुई थी आपकी? 9 दिसंबर को जो हुई थी 207, और पहले सत्र की जो बैठक हुई थी उसमें 11 अलग अलग तरीके से बैठक हुई थी, यानी 11 बैठक हुई थी पहले सत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
प्रथम बैठक का आमंत्रण, भैया आमंत्रण दोगे कि आओ भाई प्रथम बैठक होने वाली है, इसके लिए आमंत्रण देने किसने दिया था? ये HV अयंगर ने। ठीक है, ये संविधान सभा के सचिव भी थे, उस समय के सचिव थे, सेक्रेटरी थे, वही बुलाएगा सबको कि हाँ देखो आहूत हो रहा है सेशन और आपको आना है। ठीक है, एक आमंत्रण पत्र दिया गया था। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है, ओल्डेस्ट मेंबर थे। जो वरिष्ठतम व्यक्ति होता है उन्हीं को चुना जाता है, और अस्थायी मेंबर 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था सत्यानंद सिन्हा जी को। फ्रांस के संविधान से प्रेरणा लेकर JB कृपलानी ने सत्यानंद सिन्हा का नाम दिया था, क्योंकि फ्रांस के संविधान में भी यही था कि जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो उसमें जो सबसे सीनियर मेंबर थे उन्हीं को जो है उसका अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें द्विसदनी विधायिका, द्विसदनी विधायिका यानी द्वै शासन की थ्रू जो विधायिका थी, जिसमें एक सेंट्रल था और एक प्रोविंशियल था। ये जो कंसेप्ट आया था बाई कैमरलिज्म का। ठीक है, बाई कैमरलिज्म का मतलब सेंट्रल लेवल पे बाई कैमरलिज्म था, एक उच्च सदन होगा, एक निम्न सदन होगा। ये 1919 में चालू हो गया था। ठीक है, तो उसमें 1919 में किसने दिया था? ये थे उसके अध्यक्ष जो थे, दो सदनी विधायिका थी, उसके अध्यक्ष जो थे वो थे फ्रेडरिक व्हाइट, ये प्रथम अध्यक्ष थे इसके। और उसी समय पे उपाध्यक्ष जो थे वो सत्यानंद सिन्हा जी थे, यानी सत्यानंद सिन्हा जो है इससे पहले उनका लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस रह चुका होता है 1919 भारत सरकार अधिनियम के थ्रू, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें। ठीक है, संविधान सभा की बैठक की प्रथम बैठक को शोक बैठक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रसन्न देव रेकुट जो बंगाल के थे उनकी मृत्यु भी हो गई थी इसी समय, इसलिए कहीं कहीं पे इसे शोक बैठक के नाम पे भी जाना जाता है। उसके कारण को पूछा जाएगा तो बताया जाएगा प्रसन्न देव रेकुट नाम के एक मेंबर थे, जिनकी बंगाल के रहने वाले थे, जिनकी मौत हो गई थी सेम डे में। जिस तरह से असहयोग आंदोलन चालू होने 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन चालू हुआ था तो बाल गंगाधर तिलक जी की मौत हो गई थी, तो उसे भी एक शोक के रूप से जाना जाता है। ठीक है, अब प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष के रूप में बात करेंगे तो वो थे फ्रैंक एंथनी, जो कि मनोनीत किए गए थे। प्रथम बैठक कब? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष, अब यहां पे जो है 25 जनवरी 1947 को एससी मुखर्जी को ये मनोनीत थे। और अगर हम जो आगे चलते हैं, उपाध्यक्ष को जो चुना गया था, निर्वाचित किए गए थे प्रथम, वो एससी मुखर्जी थे। आगे चलते हैं और देखते हैं 11 दिसंबर 1946, इसके बाद 9 दिसंबर की बात। अभी तक जो हम बात करें 9 दिसंबर की बात करें थे, इसके बाद 11 दिसंबर को क्या होता है? 11 दिसंबर को जो आपका अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं सत्यानंद सिन्हा, उसके बाद स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सत्यानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उसके बाद स्थायी अध्यक्ष ये होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं चुने जाते, स्पीकर चुने जाते हैं संविधान सभा के, ये नहीं प्रेसिडेंट चुन लिए जाते। प्रेसिडेंट कब चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट चुने गए थे आपका 24 जनवरी 1950 को ही प्रेसिडेंट चुने गए थे, याद रखना। ठीक है, प्रेसिडेंट अलग थे, राष्ट्रपति भारत के अलग बने थे, ये संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे, स्पीकर बने थे। ठीक है, उस समय ये सिर्फ स्पीकर बन के ही रहे थे। आज लोग समझ लेते हैं कि प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष मैंने अभी बताया कि मनोनीत कौन थे? अस्थायी। ठीक है, वो फ्रैंक एंथनी थे। निर्वाचित कौन थे? स्थायी अध्यक्ष एससी मुखर्जी थे। और जो संविधान सभा के सलाहकार थे वो कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव, ये BN राव थे। ठीक है, इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रेजेंट किया जाता है, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ये 8 पॉइंट का प्रस्ताव होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है। और 22 जनवरी 1947 को जो 8 पॉइंट के प्रस्ताव थे उसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। ये 8 पॉइंट आप मॉडर्न हिस्ट्री में आपके टीचर अच्छी तरीके से आपको बताएंगे कि क्या क्या थे उस प्रस्ताव में, क्या क्या व्यवस्था थी। जो व्यवस्था आज लागू हो गई वो सारी व्यवस्थाएं उसमें थी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट प्रस्तुत किए गए थे जो कि किसी देश के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और संविधान सभा की समितियां भाई बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये संविधान सभा की समितियां, उसमें सबसे बड़ी जो समिति आती है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, प्रारूप समिति। ये संविधान
कैसे बना। उस प्रारूप समिति की बात करें तो उसका गठन जो होता है 19 अगस्त 1947 को होता है। भाई ये सारी डेट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 19 अगस्त 1947 को, ठीक है, 29 अगस्त, सॉरी 19 अगस्त मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अध्यक्ष कौन थे आपका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद और मेंबर्स थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, ठीक है, के एम मुंशी एकमात्र कांग्रेस के सदस्य थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम थे, बी एल मित्र जिन्होंने बाद में त्यागपत्र दे दिया था, उसकी जगह एन माधव राव आए हुए थे, और डीपी खेतान, ठीक है, आपका उनकी मृत्यु हो गई थी, उसकी जगह टीटी कृष्णस्वामी कृष्णचारी आए थे, टीटी कृष्णचारी आए थे। तो अगर हम बात करते हैं तो आस्क एनके जीके, ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है। ए फॉर अम्बेडकर, एस फॉर जो है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के फॉर कृष्णचारी, ठीक है, एन के, ठीक है, इसी तरह से आपका एन माधव राव, ठीक है, के फॉर कृष्ण स्वामी अयंगर, ठीक है, जी फॉर एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, इस तरह से केएल मित्र जो है आपके थे। कितने मेंबर्स थे टोटल? बात यहां पे आती कितने मेंबर्स थे टोटल? 7 मेंबर्स थे, ठीक है। प्रारूप समिति की समीक्षा समिति, पूरा नाम प्रारूप समिति ही था, इसका नाम पूरा का पूरा नाम क्या था? प्रारूप संविधान समीक्षा समिति, जो प्रारूप समिति का पूरा नाम था। आपका पहला प्रारूप जो पेश किया गया था वो कब पेश किया गया था? आपका 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा का प्रारूप बनाया किसने था? बीएन राव ने बनाया था। 1947 में बना के दे दिया गया था, 2 महीने के बाद ही इन्होंने प्रारूप बना के दे दिया गया था, जिसको आपका एक्सेप्ट नहीं किया गया था। वैसे तो सबसे बड़ा काम इन्होंने किया है, जो प्रारूप बनाने में सबसे बड़ा सहयोग अकॉर्डिंग टू भीमराव अम्बेडकर इन्होंने किया, लेकिन जो पहला सेटबैक इनको लगा 2 महीना उन्होंने प्रारूप बना के दे दिया गया था, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं समितियां। कुछ समिति, अगर मैं बात करूं संघ के बारे में, जहां जहां बात आएगी वहां पे जवाहरलाल नेहरू की बात आएगी। तो संघ शक्ति समिति या संघ संविधान समिति की बात करते हैं तो संघ का मतलब पूरे पीएम थे, तो पूरे के पूरे भारत संघ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। भारत संघ का मतलब एक सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर थे, सेंट्रल लेवल का मतलब पूरे के पूरे देश को रिप्रेजेंट करना। संघ उसी का होता है जिसमें राज्यों की सारी ग्रुपिंग होगी, वही संघ कहलाएगा। जिसमें संघ वाली जहां भी बात आएगी वहां पे कौन आएगा? जवाहरलाल नेहरू आएगा, चाहे वो संघ शक्ति समिति हो या संघीय संविधान समिति हो। अब प्रांत की बात आएगी, क्योंकि आपको पता है कि बिस्मार्क बोला जाता है, भारत का बिस्मार्क जिसे बोला जाता है। बिस्मार्क मतलब छोटी छोटी चीजों को जोड़कर एक बड़ी चीज बनाने वाला। वो कौन थे? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिसने छोटी छोटी स्टेट्स को, जो 562 रियासतें भारत आजादी के बाद जब आजाद हुआ था तो 562 रियासतें अलग अलग तरीके से थी, जिनको कलेक्ट करके एक अखंड भारत के निर्माण में सबसे बड़ा जो योगदान दिया वो दिया आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल में। तो अगर प्रांतों की बात करेंगे, स्टेट्स की बात करेंगे, तो वो किसकी बात होगी? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का। प्रारूप समिति अभी देखा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मूल अधिकार ऑब्वियसली अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। अगर हम बात करेंगे तो जितने भी अधिकार होंगे, छोटे छोटे लोगों से मिलकर उनकी चीजों को जानकर उनको रिप्रेजेंटेशन दिलाने का काम किसका होगा? जब छोटे छोटे लोगों को जोड़ोगे आप, तो कैसे जोड़ोगे? आप जब उनकी बात सुनोगे, उनके अधिकारों को तवज्जो दोगे, तभी वो आपके साथ जुड़ेंगे। और किसने जोड़ा था इन सब लोगों को? इनको जोड़ा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये मूल अधिकार समिति हो या अल्पसंख्यक समिति हो, संबंधी परामर्श समिति हो, एडवाइजरी समिति हो, जो एडवाइस देगा कि हाँ मूल अधिकार क्या हो सकते हैं और अल्पसंख्यक के क्या राइट्स हो सकते हैं, ये कौन देगा? सरदार पटेल देंगे। मूल अधिकार की उप समिति, अब जो ये तो अकेले इतना सारा मैनेज नहीं कर सकते, तो इसके लिए उप समिति थी, जिसमें जेपी कृपलानी जो थी आपका मूल अधिकार को सपोर्ट करते थे। अल्पसंख्यक समिति को सपोर्ट करते थे एससी मुखर्जी जी। और प्रक्रिया समिति, यानी प्रक्रिया मतलब काम कैसे करेगा, ठीक है, रूल्स कैसे होंगे, तो आपको पता है रूल्स कौन कराएगा? रूल चलाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी भी होती, जो स्टीयरिंग व्हील होती, गाड़ी चलेगी कैसे चलेगी, संविधान सभा कैसे चलेगी, ये कौन चलाएगा? भाई ऑब्वियसली जो अध्यक्ष होगा वही चलाएगा। रूल कौन लागू कराएगा? वही कराएगा जो अध्यक्ष होगा। तो अध्यक्ष कौन था उस समय? अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू राज्यों के लिए
के लिए समिति राज्यों के समझौता करने वाली समिति थी। संचालन समिति की बात करते हैं, संचालन मतलब वही स्टीयरिंग कमेटी जिसे हमने बोला। कौन स्टीयरिंग चलाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चलाएंगे। आगे बढ़ते हैं और छोटी समितियों की बात करते हैं तो छोटी समिति में संविधान सभा की कार्य संचालन, संविधान सभा की कार्य संचालन कौन होगा? जीवी मालवणकर, गणेश वासुदेव मालवणकर। ठीक है, जो बाद में क्या करते हैं, जो लोकसभा बनती है उसके पहले स्पीकर भी ये होते हैं। कार्य संबंधी कि कार्य क्या क्या होंगे, कैसे कैसे होंगे, तो इसके लिए मुंशी जी बैठे रहते थे। मुंशी जी बैठ के बताते थे तुमको ये काम करना, तुमको ये, मुंशी नहीं होते गांव में भी मुंशी होते हैं कि भाई बताएंगे तुम्हें क्या काम कैसे 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 करना है। तो मुंशी जी किसके बताते थे कि संविधान सभा में कार्य कैसे कैसे होगा। ठीक है, अब उसके बाद सदन समिति, सदन समिति में क्या थे? पट्टाभी सीतारमैया। भाई ये सीतारमैया जी बताते थे सदन है तो सदन में कैसे क्या काम होना है, ये सारी चीजें आपका पट्टाभी सीतारमैया देखते थे। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, ये एडहॉक कमेटी बोलते हैं, एड हॉक, कि राष्ट्र ध्वज क्या होगा, ये सब कौन होगा? भाई कौन होगा? अध्यक्ष ही देखेगा कि ये समिति कौन कौन सी और अलग से बन सकती हैं, जब जरूरत पड़े तो कौन सी समिति बनाएगा। भाई ये समितियां बनाने का अधिकार एक ही बंदे के पास होता। आज भी पार्लियामेंट में जो स्पीकर के पास ये अधिकार है, उस समय जो संविधान सभा थी उस समय भी अधिकार किसके पास था? जो उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं संविधान सभा का वाचन। वाचन का मतलब होता है कब कब क्या क्या बोला गया। तो अगर एक सबसे छोटा वाचन की बात करें तो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 का एक सत्र हुआ था, जिसमें कुछ बातचीत हुई थी। ये सबसे छोटा वाचन था, प्रथम वाचन हुआ था। द्वितीय वाचन कब हुआ था? 15 नवंबर 1948 से 17 दिसंबर 1949 तक। ये सबसे बड़ा वाचन था जिसमें बहुत सारे डिस्कशन हुए थे। ये 11 महीने चला था। तृतीय वाचन जो हुआ था वो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 जो अंतिम वाचन था, यानी 26 नवंबर को अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था? 26 नवंबर को ही क्या कर लिया गया था? जो संविधान बना हुआ था प्रारूप समिति के द्वारा, जो संविधान दिया गया था, वो पूरी तरीके से अंगीकृत कर लिया गया था कि हाँ ये संविधान होगा। और अंगीकृत करने के साथ साथ कुछ आर्टिकल ऑटोमेटिक लागू हो गए थे। और जो है एक डेट जो चुनी गई थी कि पूरे देश में लागू करने के लिए, वो चुनी गई थी 26 जनवरी 1950 का। मेन कारण ये था कि लाहौर अधिवेशन हुआ था जो 1930 में, तो उसमें 26 जनवरी के दिन वो अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1930 में, आपको याद होगा। ठीक है, तो उसको उसी की याद में, उसी की मेमोरी में जो है आपका 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया था कि उसी समय हमारा संविधान लागू होगा। और ये जो रेफरेंस लिया गया था, जो ये आपका जो मूल बिंदु कहां से आया था, ये विचार कहां से आया था? ये आया था विचार जो आपका 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस, जो पूर्ण स्वराज के बारे में बात की गई थी, उसके आधार पर। ठीक है, 24 जनवरी 1985 उसके 2 दिन पहले क्या हुआ था? राष्ट्रगान हमारा स्वीकार किया गया था और राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया था, और साथ साथ राष्ट्रपति बने थे। कौन बने थे? अभी बताया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब राष्ट्रपति बने थे भारत के? 24 जनवरी। यानी जब गणतंत्र होगा भारत, तो गणतंत्र में एक उसका रिप्रेजेंटेटिव तो होगा, तो उस गणतंत्र का रिप्रेजेंटेटिव तो होना चाहिए। तो उससे पहले 2 दिन पहले रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया गया था, वो था 24 जनवरी 1950 को। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रगान भी होना चाहिए, तो राष्ट्रगान भी 24 जनवरी 1950 को लिया गया था, और राष्ट्रगीत भी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था, आपको पता ही है। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम वाचन हुआ था, और संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था, या अंगीकार कर लिया गया था, या अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, आंशिक रूप से लागू किया गया था। 16 अनुच्छेद जो है लागू किए गए थे। इसमें आपको पता है कि भारत के नागरिक होने के जो होते हैं 5, 6, 7, 8, 9, ये उसके 60। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में है। 324 चुनाव कराने के बारे में है। 366, 67, 379, 380 और जितने भी 360 के ऊपर के आर्टिकल है वो सब लागू कर दिए गए थे। कब? 26 नवंबर 1949 को ही। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान लागू किया गया था, जो पूरी तरह से
भारत देश में लागू हो गया था। भारत के संविधान का अंतिम रूप से हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे? 284 लोगों ने किए थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। झंडा स्वीकार किया गया था। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार क्वेश्चन है, ये 4 स्टार क्वेश्चन है। 22 जनवरी 1947 को हमारा झंडा स्वीकार किया गया था। संविधान बनाने के लिए समय कितना लगा था? तो आपको पता है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, इसके बाद 9 ये जो टाइमिंग थी ये कब थी? 9 दिसंबर 1940 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, यानी 2 महीने 2 वर्ष 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज का समय लगा था। संविधान बनाने से लेकर लागू करने का समय, यानी बनाने से लेकर लागू करने का समय अगर हम बात करें, सॉरी, हाँ, ये जो टाइमिंग थी ये तो आपका संविधान बनाने, लेकिन जब बनाने से लेकर लागू करने का समय है, यानी प्रारूप समिति वाला जो समय था, प्रारूप समिति के हाथ में जब दिया गया और जब ये बन के तैयार हो गया, तो ये समय था 2 साल 11 महीने 18 दिन। लेकिन अगर हम बात करें कि संविधान सभा जिस दिन बनी उस दिन से लेकर 26 जनवरी 1950 तक कितने दिन हो गए थे? तो वो 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन थे, यानी वो 3 वर्ष से ज्यादा समय लग गया था संविधान सभा बनने से संविधान को लागू होने तक। कितना खर्च आया था तो ये भी देख लीजिए एक बार, 63,96,729 रुपीज, यानी लगभग 64 लाख रुपए हमारे खर्च हो गए थे संविधान बनाने में। उस समय बहुत ज्यादा अमाउंट था। संविधान की मूल प्रति जो थी सबसे पहले इंग्लिश में थी, बाद में हिंदी में आई थी। संविधान को हाथ से लिखा था, किसने लिखा था? तो आपको पता है प्रेम बिहारी नारायण रायजदा ने। ठीक है, मधुबनी, पूरा नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजदा मधुबनी ने। बिहार के थे, पढ़े थे, कहां से पढ़े थे? ये शांति निकेतन से पढ़े थे। ठीक है, उसके हाथ से लिखा, कैलीग्राफी जिसे बोलते हैं, बोला जाता है कैलीग्राफी किसने की थी? बहुत अच्छी तरीके से किसने लिखा था? तो उन्होंने लिखा था। लिखने का समय 6 महीने लगा था। पेज 251 थे उस समय। सब संख्या 1,17,369 थी। 1,17,369 थी, यानी 1,17,369। वजन कितना था? 3.25 किलो। ठीक है, यानी एक एक जो फैक्चुअल डेटा हो सकता है पागलों की तरह एग्जाम में पूछने का, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल गई है। संविधान सभा की सजावट किसने की थी? नंदलाल बोस। अगर आप पहला पन्ना देखते हैं सजा हुआ संविधान को अगर उठा के देखते हैं तो वो किसने किया था? नंदलाल बोस ने। ये केबीसी का क्वेश्चन हो चुका है, ये भी केबीसी का क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, और ये पेपर में भी आ चुका है, क्योंकि कैलोग्राफी यानी सजावट तो नंदलाल बोस ने की थी, लेकिन जो राइटिंग अच्छी लिखी थी वो किसने लिखी थी? रायजदा ने। ठीक है, और इसी के साथ एक मैराथन और एक एनर्जी से भरी हुई क्लास, संविधान सभा किस तरीके से बनी, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का मेन स्तंभ है, वो समाप्त होता है। और इसी के साथ जो है अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में प्रस्तुत होते हैं। नमस्कार।